हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के लिए साइंस। और हम लोग का साइंस में एक्सरसाइज चल रहा है चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। और पिछला वीडियो तक हम लोग क्या देख चुके थे बाबू? तो पिछला वीडियो तक हम लोग देख चुके थे कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और उसमें हम लोग कितना पॉइंट देख लिए थे? तो उसमें हम लोग 6 पॉइंट देख लिए थे। आज हम लोग का देखना है कि उत्तल दर्पण में विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न दूरियों पर अगर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, कहाँ बनेगा, ठीक, ये देखना है। तो हम लोग पॉइंट में लिखते हैं। जो हम लोग का मेन जो हेडिंग पॉइंट है बाबू, वो हेडिंग पॉइंट क्या है कि उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में विभिन्न दूरियां पर, विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या चीज बाबू? प्रतिबिंब। मतलब हम लोग आज क्या चीज देख रहे हैं कि उत्तल, कल हम लोग क्या चीज देखे थे? तो कल हम लोग देखे थे अवतल दर्पण के विभिन्न दूरियां पर, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष में विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। आज हम लोग देख रहे हैं उत्तल दर्पण के विभिन्न दूरी, उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब। ठीक, अगर आप क्या करना है, इस वीडियो को आगे देखने से पहले पेन और कॉपी लेकर बैठिए। अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठते हैं तो साथ में नोट्स करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट्स जो होता है ना, वो आपको क्लास में जो बनाते हो वही सबसे बेहतरीन नोट्स होता है। ठीक, उसका अलावा कोई बेहतरीन नोट्स नहीं होता है। बढ़िया, तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला जो इसमें पॉइंट बनता है बाबू, वो पहला पॉइंट क्या बनता है कि उत्तल दर्पण में हम लोग बोल सकते हैं यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। मतलब हम लोग का फर्स्ट हेडिंग क्या है बाबू? फर्स्ट पहला पॉइंट क्या है उत्तल दर्पण में देखेंगे कि अगर उत्तल दर्पण में किसी वस्तु, उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक, तो देखो, हम इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का क्या करना है बाबू? आप लोग का सबसे पहले एक उत्तल दर्पण छाप लेना है। इस तरह से उत्तल दर्पण छापिएगा। बताइए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? डिफिनेशन आप लोग का याद होना चाहिए। तो आप लोग बताइए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। चलो, कौन कौन बोले? सब कोई अपना अटेंडेंस दे दो। जो बोले कि हाँ हम बोले हैं तो बढ़िया बात है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका आंतरिक भाग रंगा होता है और बाहरी भाग उभरा होता है। हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं भी कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा होता है। ठीक, तो देखो उत्तल दर्पण में क्या होता है ना बाबू कि मान लो ना, यहाँ क्या चीज बोल रहा है कि वस्तु अनंत पर स्थित है। मान लो ना कि इस तरह से वस्तु आ रहा है। ठीक, इसको हल्का हम लोग वस्तु से मान लो ना कि वस्तु से जो आपतित किरण है कुछ इस तरह से आ रहा है और परिवर्तित होकर कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है। इसी के साथ एक और वस्तु आ रहा है और ये इस तरह से क्या चीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब आ रहा है और परिवर्तन के बाद वापस चल जा रहा है। तो देखो क्या होगा ना कि इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से इस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा और इसका प्रतिबिंब कुछ इस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। और जिस जगह पर प्रतिच्छेद करेगा बाबू, वो क्या चीज कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। मतलब एक दूसरा के कौन सा स्थान पर प्रतिच्छेद करेगा? फोकस पर। और मान लो कि यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ था जो अनंत पर था। ठीक, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं बाबू, क्या चीज बोल सकते हैं? यहाँ से आप लोग पकड़ सकते हो कि पहला पॉइंट क्या चीज पकड़ सकते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बना बाबू? तो प्रतिबिंब बना फोकस पर। कहाँ बना? प्रतिबिंब फोकस पर बना। दूसरा पॉइंट क्या चीज बोलोगे कि जो प्रतिबिंब बना ना वस्तु से बहुत छोटा बना या छोटा बना। तो देखो वस्तु अनंत पर है तो बहुत बड़ा ना होगा, और जब वस्तु अनंत पर बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पर देखो प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा बना है।
तो हम लोग लिखेंगे ना कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। अच्छा, कल हम क्या बता रहे थे कि नीचे की ओर प्रतिबिंब बनता था तो वास्तविक और उल्टा बनता था, लेकिन देखो बाबू हम लोग का प्रतिबिंब किस ऊपर की ओर बन रहा है कि ना, और जब ऊपर की ओर बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो इस पॉइंट से आप लोग 3 पॉइंट नहीं लिख सकते हैं क्या? पहला पॉइंट क्या है बाबू? तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा छोटू? तो प्रतिबिंब हम लोग बोल सकते हैं ना, इसको रेड ब्लू पेन से लिखते हैं। प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा बाबू? फोकस पर बनेगा। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं छोटे? प्रतिबिंब होगा ना वो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा? बहुत छोटा बनेगा। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू? तो तीसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं ना कि प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा की काल्पनिक या सीधा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा बाबू? काल्पनिक। काल्पनिक का एक और नाम हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक को एक और नाम हम लोग बोलते हैं आभासी। काची बोलते हैं बाबू? आभासी। और कैसा बनेगा बाबू? आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ना कि उत्तल दर्पण का पहला पॉइंट यही था कि अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक, यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आया? अगर यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आया तो इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे बताते हैं आप लोग के। तो आप लोग क्या कर लिए होंगे? स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब देखो बाबू, मेरा सेकंड जो पॉइंट है ना वो इसका लास्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट में बोलता है ना कि यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, मतलब किसी उत्तल दर्पण में वस्तु अगर अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब बताइए, साथ ही साथ किरण आरेख भी बताइए। तो देखना, फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छाप रहे हैं। ये एक प्रकार का उत्तल दर्पण है बाबू। उत्तल दर्पण का भी हम डिफिनेशन बता दिए हैं। तो अगर आपको उत्तल दर्पण का डिफिनेशन नहीं आता है तो गड़बड़ है, फिर फायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का ये जो बिंदु कहलाया, क्या कहलाया? पोल कहलाया। उसका बाद मान लो ना कि ये बिंदु फोकस और वक्रता केंद्र को हम लोग आगे देखेंगे। और देखो ये जो पोल का बाहर का इशारा बिंदु है ना, सारा क्या कहलाया? इधर का पॉइंट, तो इधर का पॉइंट अनंत कहलाया। तो किचन क्या चीज बोला है कि यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित है, तो देखो बाबू ये ध्रुव है तो इशारा इधर अनंत ही है। मान लो ना कि ये वस्तु यहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पे स्थित है तो इसको ऊंचाई भी वस्तु के कुछ होता है, तो इस तरह से इसका ऊंचाई लेंगे। और मान लो कि यहाँ से इसका इस वस्तु का क्या हुआ बाबू? आपतित किरण प्रधानज के समांतर गया, और प्रधानज के समांतर गया तो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसा प्रतीत होता है? तो दर्पण से परावर्तन के बाद यही न प्रतीत होगा कि फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा बाबू? फोकस से। मतलब जिस बिंदु से होकर गुजरा वो क्या कहलाया? फोकस कहलाया। अब देखो बाबू क्या होता है ना कि इसका एक और बिंदु से प्रकाश के किरण निकलता है ना, इस वाला पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट होता है ना कहाँ जाता है बाबू? तो ये पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं ना कि कुछ इस तरह से आप लोग का कहाँ जाएगा? तो कुछ इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। इसका हल्का और ऊपर करके करें, चलो ऊपर हल्का करके करते हैं तो थोड़ा आप लोग का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखना, इस तरह से यहाँ से एक किरण निकलता है तो कुछ इस तरह से कहाँ जाता है बाबू? तो कुछ इस तरह से हम लोग का वक्रता केंद्र पर जाता है। कहाँ जाता है? वक्रता केंद्र पर। और ये पुनः क्या चीज, इधर से तो ये बेचारा ठीक जाता है इस तरह से लाइन में होकर, और ये वापस पुनः वक्रता केंद्र के दिशा में ही लौट जाता है।
ठीक। और अगर इस फोकस को हम लोग कहाँ पे लिख दें, तो इस फोकस को इसका सीधा लिख दें, तो देखो हम लोग का जो प्रतिच्छेद कर रहा है ना बाबू, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये जो हम लोग का ए डैश और बी डैश है ना, वो क्या चीज बना, प्रतिबिंब बना। अब बताओ कि जो ए और बी था ये क्या चीज था बाबू, ए था, ए और बी था क्या चीज छोटे, तो ए और बी वस्तु की ऊंचाई था। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे ना, क्या देख पा रहे होंगे, यही बात आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना बाबू, कि जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है बाबू, फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा है। बताओ वास्तविक और उल्टा बन रहा है कि आभासी और सीधा बन रहा है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सर जी ऊपर बन रहा है तो आभासी और सीधा बन रहा है। उसका बाद बताओ वस्तु से छोटा बन रहा है कि वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो वस्तु से बड़ा छोटा बन रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं पहला पॉइंट क्या चीज लिखेंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ब्लू पेन से लिखते हैं, प्रतिबिंब फोकस और प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। फोकस और किसका बीच बनेगा बाबू, ध्रुव के बीच बनेगा, ध्रुव के बीच बनेगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। काची होगा बाबू, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं बाबू, तो तीसरा पॉइंट क्या होगा कि प्रतिबिंब जो उत्तल दर्पण में हमेशा जो होता है वही होगा। प्रतिबिंब क्या चीज होगा, आभासी और सीधा होगा। कैसा होगा बाबू, आभासी और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। तो इस तरह से हम लोग का इसमें 2 पॉइंट ही था उत्तल दर्पण के लिए। तो ये 2 पॉइंट हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से देख पाए। तो पहला पॉइंट क्या देखें कि यदि कोई अवतल उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, तो उससे का द्वारा बना प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक, और काल्पनिक और सीधा बनेगा। इसी तरह से दूसरा पॉइंट में क्या देखें कि यदि वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच हम लोग रखते हैं ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बाबू, तो फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा बनता है। साथ ही साथ आप लोग के बताना है ना कि कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है। अगर आप लोग के यहाँ तक बात समझ में आया, तो मैक्सिमम कल वाला और आज वाला पॉइंट से मैक्सिमम 3 नंबर मान लो, और मिनिमम से मिनिमम 2 नंबर मान लो, ठीक। अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों से पूछा तो 3 नंबर, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से पूछा तो कितना नंबर, 2 नंबर। तो इसलिए, और दूसरा बात आप लोग ये समझना ना, हम जो भी पॉइंट पढ़ा रहे हैं ना, सारा एनसीईआरटी ही पॉइंट पढ़ा रहे हैं, कोई भी एनसीईआरटी बाहर नहीं है, ठीक। जो बाहर होगा तो उतना बाहर ना होगा जितना बाहर एनसीईआरटी से होना चाहिए। तो अगर आप इसका क्या चीज नहीं किए हो, स्क्रीनशॉट नहीं किए हो, तो स्क्रीनशॉट क्या करो, उसका बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बाबू, आप लोग का ये 2 पॉइंट समझ में आया ना। तो अब हम लोग का जो मेन पॉइंट है ना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, और कभी कभी सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला में भी पूछता है। क्वेश्चन क्या है, तो हम पहले से ही लिख कर लाए। क्वेश्चन का है ना कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों। तुम लोग के बताओ, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज बताए थे। अपसारी किरण पुंज क्या बताए थे बाबू, अभिसारी किरण पुंज आप लोग के बताए थे कि एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशा में फैल जाता है, तो वैसा किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं बाबू, तो एक दूसरा के जो समांतर होता है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर क्या चीज हो जाता था, मिल जाता था। ये सारा पॉइंट आप लोग के बताए हैं कि नहीं, हाँ बताए हैं। अब देखो, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों,
अब देख यहाँ से आप लोग का क्या होगा ना बाबू कि दो क्वेश्चन बनेगा, पहला 2 नंबर वाला क्वेश्चन और दूसरा 1 नंबर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा ना कि अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या चीज बोलोगे, अभिसारी दर्पण। अब देखो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों, इसको हम बताते हैं। देखो मान लो ना कि एक प्रकार का अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है बाबू, अवतल दर्पण है। अब देखो ये अवतल दर्पण है तो इसका फिर क्या होगा, यहाँ से एक प्रधान अक्ष गुजरेगा, इस वाला बिंदु को हम लोग P बोलेंगे, इस वाला बिंदु को हम लोग मान लो ना कि चलो इसको हम F बोल देते हैं, साथ ही साथ इस वाला बिंदु के हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब क्या होता है ना कि अगर अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर कोई, देखो अनंत से कोई आपतित किरण आएगा अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद क्या होगा, दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगा। कहां से होकर गुजरेगा बाबू, फोकस से होकर गुजरेगा। इसी तरह से अगर एक और प्रकाश के किरण आता है ना तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगा बाबू, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद भी कहां से होकर गुजरेगा, तो इस तरह से हम गुजराते हैं, फोकस से होकर गुजरेगा। अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें ना कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आ रहा है आपतित किरण, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहां से गुजर रहा है, तो दर्पण के प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रहा है। फिर एक और अगर किरण छापे तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से कोई प्रकाश के किरण आ रहा है, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद किस साइड से होकर गुजर रहा है। तो मतलब हम लोग देखें ना तो सारा का सारा फंडा हम लोग का यही मिलता है ना छोटे, कि जो भी अनंत से प्रकाश के किरण आ रहा है अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर, सब एक ही बिंदु से विभिन्न दिशा में फैल जा रहा है। सब एक ही बिंदु से क्या हो रहा है, विभिन्न दिशा में फैल जा रहा है। मतलब एक ही बिंदु से अभिसरित कर जा रहा है। क्या कर रहा है, अभिसरित कर रहा है। तो इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को क्या चीज बोलते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अगर इसका डिफिनेशन लिखे, इसका हम लोग आंसर लिखें कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आंसर और लिखेंगे अवतल दर्पण को, आप लोग भी साथ में लिखते चलना, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, समांतर अनंत से आने वाला प्रकाश के किरणें, अनंत से आने वाले प्रकाश के किरणें, आने वाले प्रकाश के किरणें, प्रकाश के किरणें, अच्छा प्रकाश की किरणें अगर नहीं लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपतित किरणें। प्रकाश के किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद, दर्पण से प्रवर्तन के बाद, प्रवर्तन के बाद एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से अभिसरित कर जाती है, अभिसरित, एक ही बिंदु से अभिसरित कर जाती है। तो इसी गुण के कारण, क्या चीज कहते हैं बाबू, इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को क्या चीज बोलते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। मतलब आप लोग की बात समझ में आया ना।
हम सबसे पहले यहाँ पे हम आप लोग का पॉइंट बता चुके थे कि अवतल दर्पण को क्यों अभिसारी दर्पण कहते हैं। उसका बाद हम क्या चीज कर दिए थे बाबू, फिगर को मतलब इसी फिगर को हम लोग लैंग्वेज के रूप में क्या कर दिए, लिख दिए। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये वाला बात आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि अगर अनंत से प्रधान अक्ष के समांतर अगर आपतित किरण आता है ना या प्रकाश के किरण आता है ना, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद देखो एक ही बिंदु से सारा अभिसारित कर रहा है, और वो बिंदु क्या है, फोकस है। कल बताए थे, कल के पहले पिछला लेक्चर देखो, सेकंड लास्ट लेक्चर, तो हम आप लोग का पांचवा ने चौथा लेक्चर में बताए थे कि अगर कोई आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आता है तो कहां से होकर गुजरता है, तो कहां से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। अगर आप ओ पॉइंट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर ओ पॉइंट क्या कीजिए, देखिए। ठीक, तो ये बात समझ में आया। अगर ये बात समझ में आया तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, फिगर को नोट्स कीजिएगा, उसका बाद इस लैंग्वेज को नोट्स कीजिएगा, और उसका बाद होमवर्क में क्या करना होता है आप लोग का पता ही है, याद कीजिए, रट्टा नहीं मारिए, समझकर सोच समझकर याद कीजिए। तो चलो जी, इसको क्या करो, स्क्रीन शॉट करना। तो आप लोग क्या कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट करके नोट्स कर लिए होंगे। अब देखो बाबू, हम लोग का क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ना कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों। हम लोग पीछे कौन सा क्वेश्चन देखे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ना कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों। तो इसको भी हम लोग क्या सबसे पहले क्या चीज से समझेंगे, तो फिगर से समझेंगे। तो देखो बाबू, आप लोग अगर उत्तल दर्पण बनाते होंगे, थोड़ा फिगर आप लोग अच्छा बनाना। ठीक, तो देखो आप लोग अगर उत्तल दर्पण बनाते होंगे तो कुछ इस तरह से उत्तल दर्पण बनाते होंगे, और उत्तल दर्पण का जो बाहरी सतह होता है उभरा हुआ रहता है, आंतरिक सतह क्या चीज होता है, रंगा हुआ होता है। ये बात आप लोग का क्लियर है कि नहीं। और उत्तल दर्पण को जो क्या होता है, वक्रता केंद्र और फोकस को मिलाने वाला जो रेखा है ना, सरल रेखा, उसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ तक ये भी बात क्लियर है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा कि उत्तल दर्पण का ये फोकस होता है, वे क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। फोकस को थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि हल्का आगे लीजिए अपना हिसाब से। अब देखो बाबू, ए वाला जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, पी कहलाता है। ठीक, आप लोग का ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखना क्या होता है इसे। उत्तल दर्पण में भी क्या होता है ना कि प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आता है न प्रकाश के किरणें, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद क्या चीज होता है बाबू, काची होता है। सो देखिएगा एक ही बिंदु, और वो जो बिंदु है फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। कहाँ से होता है गुजरता हुआ, फोकस से। इसी के साथ अगर हम एक और खींचें, एक और अनंत आपतित किरण को लाएं प्रधान अक्ष के समांतर, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद देखिएगा तो ए भी कहाँ पे जाके अपसरित होगा बाबू, तो ए भी जाके अपसरित होता है फोकस पे ही। इस तरह से हम लोग एक और खींच सकते हैं आपतित किरण। ठीक, कहाँ से, अनंत से आपतित किरण आएगा प्रधान अक्ष के समांतर, तो वो भी दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से। इसी के साथ अगर एक और हम अनंत से आने वाला प्रकाश के किरण को दर्पण से क्या चीज करवाएं, प्रवर्तन कराएं, तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो ए भी जो प्रकाश का किरण होता है ना, ए भी कहाँ से जाता हुआ प्रतीत होता है, तो ए भी जाता हुआ प्रतीत होता है एक ही बिंदु, और वो जो बिंदु है सारा का सारा जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ठीक, और अगर हम इसको तीर का निशान से दिखाएं तो कुछ इस तरह से इसका तीर का निशान मिलेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं, क्या चीज बोल सकते हैं बाबू, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर अगर अनंत से प्रकाश के किरण आ रहा है, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अपसरित हो जा रहा है। कहाँ हो रहा है बाबू, देखो जितना भी आप लोग देखोगे ना, जितना भी आप लोग पॉइंट को देखो, तो देखना क्या प्रयास करना देखने का, सब कहाँ पे आके मिल जा रहा है, एक ही बिंदु पर आके मिल जा रहा है। अगर आप लोग अपसरित यहाँ करा रहे हैं ना, तो अपसरित करा रहे हैं तो यहाँ ज्यादा छापने का जरूरी नहीं है। कुछ इस तरह से मतलब एक ही जगह पर आ रहा है, वो है क्या चीज, फोकस पे आ रहा है, एक ही बिंदु पर अपसरित कर रहा है। तो अगर हम लोग इसका क्या चीज लिखेंगे बाबू, इसका हम लोग
लैंग्वेज लिखेंगे, आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश के किरणें, प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अपसरित कर जाता है, अपसरित कर देता है। एक ही बिंदु पर क्या कर देता है? अपसरित कर देता है। तो इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण को क्या चीज बोलते हैं बाबू? अपसारी दर्पण कहते हैं। इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण को क्या चीज बोलते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों? हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। इसी तरह से हम लोग इसका पीछे क्या चीज देखे थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों? उसका भी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोग की बात समझ में आई ना, तो उसको क्या करो, आप लोग नोट्स करो। उसका बाद हम लोग का लास्ट पॉइंट चलता है आज के क्लास का। तो इसको आप लोग क्या करना बाबू? नोट्स करना। तो आप लोग उस पॉइंट को क्या कर लिए होंगे? नोट्स कर लिए होंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना छोटे, जो इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, वो बोल रहा है ना कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। और यदि आप लेक्चर नंबर 1 से जुड़े हुए हैं ना मेरा साथ में, तो आप लोग का बताने का आवश्यकता नहीं है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम लोग किस तरह से अंतर स्पष्ट करेंगे। लेकिन आप लेक्चर 1 से नहीं जुड़े हैं और अगर इस वीडियो के यहाँ तक देख ही लिए हैं तो इसको देख लीजिए। उसका बाद आप लोग लेक्चर 1 से क्या कर दीजिएगा? स्टार्ट कर दीजिएगा। तो देखो बाबू, क्वेश्चन बोल रहा है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या चीज करें? अंतर स्पष्ट करें। और ये बिहार बोर्ड में पीछे साल देखा जाए, पिछला प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में तो कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा है और कभी कभी कितना नंबर में पूछा है? 2 नंबर में भी पूछा है। ठीक, तो देखो पहला क्या है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो बताओ, अवतल दर्पण का डिफिनेशन आता है आपको? डिफिनेशन परिभाषा आता है ना? तो वही डिफिनेशन एक में लिख देंगे और उत्तल में भी लिख देंगे। तो इसका पॉइंट हम नहीं लिखने वाला है। मतलब एक का जो है ना, आप लोग परिभाषा खुद दे दीजिएगा। क्या चीज दे दीजिएगा बाबू? परिभाषा। एक में क्या चीज कर दीजिएगा? दोनों तरफ परिभाषा दे दीजिएगा। ठीक, परिभाषा क्या है हम बोल देते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहर वाला भाग रंगा होता है और अंदर वाला भाग धंसा होता है, तो उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर वाला भाग रंगा होता है और बाहर वाला भाग उभरा होता है। तो पहला डिफिनेशन ही पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर हम लोग क्या देंगे? तो अब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा में लिखेंगे ना कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या चीज होता है बाबू? परावर्तक सतह उभरा होता है। अगर हम लोग उत्तल में देखेंगे तो उत्तल में क्या होता है कि उत्तल दर्पण का
उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या चीज होता है बाबू? धसा होता है। मतलब एक तो हम लोग एक देख लिए कि अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा होता है और उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या होता है? धसा होता है। अगर हम लोग इसका तीसरा पॉइंट देखें बाबू, तो अभी तुरंत हम लोग देख के आ रहे हैं कि अवतल दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते थे? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण को अभी तुरंत हम लोग देख के आ रहे हैं कि कौन सा दर्पण कहते हैं? तो अपसारी दर्पण। तो हम लोग ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन बताओ बाबू, तीसरा पॉइंट में उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सी कहते हैं छोटे? अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं। अच्छा, उसका बाद एक 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताओ, अगर आप लोग अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में विभिन्न दूरी पर वस्तु के रखते थे तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था कि नहीं? तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ, हो रहा था। तो अवतल दर्पण में अगर आप लोग देखे होंगे ना, तो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी प्राप्त हुआ था और काल्पनिक प्रतिबिंब भी प्राप्त हुआ था। लेकिन उत्तल दर्पण में आज ही के लेक्चर में आप लोग देखे होंगे कि सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था, आभासी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हुआ था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं चौथा पॉइंट में? तो हम लोग चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं बाबू कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक को हम लोग क्या एक और बोल सकते हैं बाबू? आभासी। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक। अगर यही हम लोग उत्तल दर्पण के लिए देखें बाबू, तो उत्तल दर्पण में सिर्फ कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था? तो वास्तविक प्रतिबिंब या सिर्फ काल्पनिक? तो आप लोग आज का फर्स्ट में ही देखेंगे होंगे, पहला 10 से 15 मिनट में आज का लेक्चर में, कि उसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था। तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक। अच्छा, काल्पनिक को हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू? काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये 4 समझ में आया? 4 समझ में आना चाहिए, और 4 आपको इसी तरह से समझ में आएगा कि आप लोग कंसिस्टेंसी से पढ़ो। और हम आप लोग का बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप कहीं ऑफलाइन भी कोचिंग नहीं जा रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेफ जगह पे हो, बस कंसिस्टेंसी बनाए रहो। आप लोग का मैथ और साइंस हम अच्छा कर देंगे, और जिसका ये 2 विषय अच्छा रहता है उसका सारा विषय अच्छा हो जाता है। क्यों? ठीक, यहाँ तक ठीक ठाक। और सारा हम ऐसा यूट्यूब चैनल अपना, मतलब क्लासमेट अपना, हम बोल सकते हैं ना कि फ्रेंड का चैनल बताएंगे ना, जिससे आपको सोशल साइंस हो जाएगा, जिसका से आपसे हिंदी हो जाएगा। ठीक, तो घबराने का बात नहीं है। तो देखो छोटे, इस तरह से उत्तल दर्पण में सिर्फ कैसा होता है? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर हम लोग 5वां पॉइंट में देखें, तो पता है आप लोग का सारा के सारा चीज आपको क्लासरूम वाला से ही आपको बताएंगे कि हम कहाँ से लिख रहे हैं। देखो आप लोग का क्या बाबू, अवतल दर्पण में जब आप आरेख बना रहे थे,
जब आप किसी वस्तु को कहीं और पे रखा हुआ रहता था, उसका प्रतिबिंब आप बता रहे थे, तो वहां पे आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे। नोटिस क्या किए होंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता था ना, कभी कभी वस्तु के छोटा होता था, कभी कभी वस्तु के बराबर हो जाता था, और कभी कभी वस्तु से बड़ा हो जाता था। ये 3 केस आया था कि ना। सबसे पहले देखो, छोटा कहाँ हो रहा था बाबू, तो छोटा वहां हो रहा था जब वस्तु अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब छोटा था। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया था अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब बराबर था। और जब वस्तु को कहाँ रखा गया था बाबू, ध्रुव के बीच रखा गया था, उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया था, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाके बना था, और बहुत बड़ा बना था कि नहीं? हाँ, बना था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा छोटा छोटा तथा बराबर होता है। अब बताओ किसका बराबर होता है बाबू? तो वस्तु का बराबर होता है। प्रतिबिंब किसका बनता है? बिंब का ही प्रतिबिंब बनता। हाँ, एक पॉइंट यहां से समझ में आया ना कि जहां पर वस्तु नहीं लिखा हुआ रहेगा ना, वहां पर बिंब लिखा हुआ होगा। और बिंब का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। बिंब का मतलब होता है वस्तु। क्या चीज होता है बाबू? वस्तु। तो कहीं पे अगर बिंब लिखा रहे ना तो घबराना नहीं है, बिंब का मतलब वस्तु होता है। ठीक, तो इसमें लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा छोटा तथा बराबर होता है। लेकिन अगर आप उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को बनाइएगा, किसका द्वारा? उत्तल दर्पण का द्वारा, तो आज ही आप लोग का शुरू लेक्चर में देखे होंगे कि इससे जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा छोटा होता है। मतलब उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या चीज होता है? छोटे, हमेशा छोटा बनता है, हमेशा छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक, 5 बात क्लियर हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट आज का बता रहे हैं, सुनिएगा। आप लोग याद रखिएगा ना, और ये जो लास्ट पॉइंट है ना, छठा पॉइंट, आप लोग सिर्फ अभी याद करने का व्यू से समझिएगा। ठीक, हम इस पॉइंट को, जो छठा पॉइंट है, इसको जब हम चीन परिपाटी आप लोग के पढ़ाएंगे ना, इसी लेक्चर इसी चैप्टर में, तो आप लोग के बताएंगे कि ये वाला पॉइंट को हम प्रूव कर देंगे। तो देखो, हम लिखते हैं ना कि अवतल दर्पण का लिख देते हैं, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर हम लोग देखें छठा पॉइंट में उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या चीज होता है बाबू? धनात्मक होता है। या हम लोग वक्रता त्रिज्या भी बोल सकते हैं, धनात्मक होता है। तो यहां तक आप लोग का बात समझ में आया। तो देखो, यही 6 पॉइंट है। अगर आप इस 6 पॉइंट को क्या करते हैं, बोर्ड में लिख के आते हैं, तो 5 नंबर में पूछेगा तो आपको 6 पॉइंट में देना होगा आंसर। अगर आपको 2 नंबर में पूछेगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पॉइंट में लिख सकते हो। फिर से हम इसको बता देते हैं किस फॉर्म में किए हैं, तो सिर्फ बोलकर बता देते हैं, बाकी बात हम समझा दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड अपना हिसाब से, और देख लो। देखो, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। जो भी आई होता है, अगर 5 नंबर में नहीं पूछेगा तो 2 नंबर में पक्का पूछेगा। तो सबसे पहले इसका परिभाषा दे देना है दोनों का। दूसरा में क्या करना है कि अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा होता है। ठीक, अच्छा, अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह यहाँ पे उभरा नहीं लिखना है,
सॉरी इसका लिए, अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा होता है और उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा होता है। ठीक, गलती हो गया, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना इधर। ठीक, तो अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा होता है, वही उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या चीज होता है बाबू, उभरा होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक या आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, उसका बाद हम लोग लिख सकते हैं अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा छोटा बराबर होता है, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक होता है। अगर हम लोग यहाँ से एक पॉइंट और लिखना चाहे ना तो लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और उल्टा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा बनता है। तो इस तरह से आज का हम लोग का क्या चीज होता है, लेक्चर खत्म होता है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं तो आप लोग इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट करो। तो आप लोग इसको क्या कर लिए होंगे बाबू, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपना क्लासमेट में। अगर आप सीनियर हो तो अपना से जूनियर को बताओ। ठीक, यहाँ ऑफलाइन की तरह क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, सारा चीज आपको बोर्ड पे लिखाया जाएगा। कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो पहले से लिख कर लाया जाएगा। हम लोग सारा चीज बोर्ड पे लिखा के इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ पे ही हम लोग क्या बनाते हैं, लैंग्वेज बनाते हैं। तो देखो एक दो लाइन है लास्ट का आप लोग के लिए कि संघर्ष भरे जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, संघर्ष भरे जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, पूरा हो या ना हो, पूरा हो या ना हो, पर कोशिशें हमेशा बरकरार रखो। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आया तो थैंक यू, धन्यवाद इस लाइन के साथ, थैंक यू।